हाय एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल सीखने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। ओके, तो आज पार्ट 2 करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स हमेशा मार्केट में याद रखिए, टेक स्टॉक्स को दो तरह से एनालाइज किया जाता है। एक होते हैं टेक्निकल्स, एक होते हैं फंडामेंटल्स। ओके, टेक्निकल्स में कौन कौन आता है? चार्टिंग्स आते हैं, पैटर्न्स आते हैं, कैंडल्स आती है, ये सारा टेक्निकल का पार्ट है आपका। ओके, और फंडामेंटल्स में क्या आता है? फंडामेंटल्स में आपको कंपनी के बेसिक्स पता होने चाहिए। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है कि आप जिस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस कंपनी के स्टॉक्स ले रहे हो, वो कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि जिसके आप स्टॉक ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी क्या कर रही है। ऐसा ना हो कि आप स्टॉक ले रहे हो और कंपनी लॉस पे लॉस बना रही है। राइट जीवन सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स लेते हो, जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लेते हो, तो ये जरूरी होता है करना। अब देखिए, हम लोगों ने एक डेटा निकाला था जिसके बेसिस पे आपका मार्केट फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में अच्छा होता है। हमेशा मार्केट फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ओके, ट्रेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला, अच्छी बाइंग आने वाला मार्केट होता है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में। थर्ड वीक मार्केट का रिस्की वीक होता है, जहां पे हमें अपनी कैपिटल बचा के रखनी चाहिए। थर्ड वीक में ऐसा क्या होता है? थर्ड वीक में सारे ग्लोबल इवेंट्स थर्ड वीक में होते हैं। इस मंथ भी थर्ड वीक में यूएस पॉलिसीज आने वाली है। ठीक है, इस मंथ में भी यूएस पॉलिसीज आएगी। तो अभी मार्केट तो ट्रेंडिंग है। राइट, पूरा लास्ट वीक ट्रेंडिंग मार्केट था। अगर ये वीक भी ट्रेंडिंग ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक आपका पॉलिसीज आने वाली, यूएस फेड की पॉलिसीज आएगी। ऐसे काफी सारे ग्लोबल इवेंट्स थर्ड वीक में ज्यादा होते हैं। ओके, इंडियन इवेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे वो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, इसलिए थर्ड वीक थोड़ा रिस्की माना जाता है एज पर बाइंग और सेलिंग के लिए। ओके, अब देखिए फोर्थ वीक क्या करता है। फोर्थ वीक स्टेबल रहता है, फोर्थ वीक में ज्यादा मोमेंटम नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी फोर्थ वीक में एक्सपायरी आ जाती है मंथली। ओके, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे लिए अच्छा वीक होता है फर्स्ट एंड सेकेंड, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बनते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि हमें बीटा के ऊपर बीटा के ऊपर हम लोग ने थ्री टाइप्स के स्टॉक्स देखे थे। राइट, एग्रेसिव स्टॉक, नॉर्मल रेंज के स्टॉक और डिफेंसिव स्टॉक। देखिए, एग्रेसिव स्टॉक्स क्या होते हैं? एग्रेसिव स्टॉक्स मतलब ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा वोलेटिलिटी देने वाले स्टॉक्स। राइट, ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा वोलेटिलिटी देते हैं, तो ये इंट्राडे के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ओके, ये स्टॉक इंट्राडे के लिए बड़े अच्छे होते हैं, जो ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा वोलेटिलिटी देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंट्राडे के लिए क्यों अच्छे हैं और पोर्टफोलियो के लिए कम क्यों लेनी चाहिए। मुझे बताइए, ऐसे कोई स्टॉक में आपने पोर्टफोलियो बनाए हैं, सारे के सारे एग्रेसिव स्टॉक है। राइट, सारे के सारे आपके एग्रेसिव स्टॉक है। वहां पे क्या हो सकता है? समझ लीजिए, एग्रेसिव स्टॉक का आज मोमेंटम ज्यादा था। ओके, ऊपर का हो सकता है, नीचे का हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं होता है। अगर अल्बर्ट सर ऊपर जाएगा ना पोर्टफोलियो आपका स्टॉक, तो एक ही दिन में 200 पॉइंट की रैली दिखाएगा। लेकिन नीचे भी आएगा ना, 200 पॉइंट की टेंडेंसी भी रखता है नीचे आने की। तो पहले तो याद रखिए, बजाज फाइनेंस देखा है कभी मोमेंटम? नौकरी, इन्फो एज वाला स्टॉक एक एक दिन में 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे जाने की टेंडेंसी रखते हैं ये स्टॉक। इसलिए ऊपर जाएगा तो बड़ा अच्छा है। राइट, तब तो पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में ज्यादा परसेंटेज में हुए और नीचे आ गए, तो क्या होगा? पोर्टफोलियो क्या होगा? रेड दिखेगा। राइट, सूर्यकांत पाटिल सर, ऐसे पोर्टफोलियो उसमें स्टॉक्स कम लेने होते, परसेंटेज इनका कम होना चाहिए। 15 to 20% तक आपकी कैपिटल का ले सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग, जब सेकेंड होते हैं आपके नॉर्मल रेंज वाले स्टॉक। ओके, ये अच्छे होते हैं, 35 to 40% आप आपकी कैपिटल का लगा सकते हो। ओके, 35 to 40% ऑफ योर कैपिटल। देखिए, ये जो होते हैं ना नॉर्मल रेंज के स्टॉक, इनमें मार्केट के सबसे अच्छे अच्छे स्टॉक आते हैं। रिलायंस इसी में आता है, एचडीएफसी बैंक इसी में आता है। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है जो इस रेंज में आते हैं, जो आपके नॉर्मल रेंज में आते हैं। इनका बीटा क्या होता है? 1 से लेके 1.5 होता है। ये मंथली मोमेंटम कितना दिखा सकते हैं? ये 6 to 7% अपसाइड या 6 to 7% डाउनसाइड मंथली मोमेंटम दिखा सकते हैं, जो आपके नॉर्मल रेंज वाले स्टॉक होते हैं। थर्ड होते हैं आपके डिफेंसिव स्टॉक। थर्ड कौन होते हैं? डिफेंसिव स्टॉक। याद रखिए, डिफेंसिव स्टॉक बेस्ट होते हैं बिगनर्स के लिए। ओके, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाते। ये 3 to 4% का मंथली मोमेंटम दिखाते हैं। जब सेफ्टी की बात आती है ना, डिफेंसिव स्टॉक आर द बेस्ट। ओके, जिनका बीटा 0 से लेके 1 होता है।
जिन स्टॉक का बीटा 0 से 1 होता है, दीज आर द डिफेंसिव स्टॉक, और इनमें हमेशा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि मार्केट ऊपर नीचे कितना भी करे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल होता है अगर वो डिफेंसिव स्टॉक वाला पोर्टफोलियो होता है। तो बची हुई सारी कैपिटल यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज डिफेंसिव स्टॉक में हम लोग ज्यादा बाइंग करेंगे। जिन्हें डर लगता है सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव देखेंगे, ओके, वो एग्रेसिव को नहीं जाएंगे। नॉर्मल और डिफेंसिव में पोर्टफोलियो बनाना तब आपको अच्छा रहेगा। ओके, सेकेंड थिंग, उसके बाद हम लोगों ने पोर्टफोलियो के 2 टाइप्स देखे थे, पोर्टफोलियो के टाइप्स कवर करे थे उसे। 2 पोर्टफोलियो के टाइप्स होते हैं, एक होते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक्स एक ही पोर्टफोलियो में होते हैं, लेकिन इसका भी एक ये होता है कितने स्टॉक्स लेने चाहिए पोर्टफोलियो में। याद रखिए, नॉर्मल पोर्टफोलियो में 10 से लेके 15 स्टॉक ही अच्छे होते हैं। एक तो 10 स्टॉक ले लो या 15 स्टॉक ले लो। ओके, यहाँ पे हर एक कंपनी का, ऐसे हर एक कंपनी का नहीं बता रही हूँ आपको, एक कंपनी के कितने भी स्टॉक ले लो आपकी कैपिटल के ऊपर, लेकिन आपका अमाउंट कितना होना चाहिए, आपकी कितने क्वांटिटीज होनी चाहिए स्टॉक की, 10 या 15 होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनाते हो। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट के पोर्टफोलियो देखे जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, ओके, 100 स्टॉक्स होते हैं, होते हैं ना, 2 लिए 4 लिए एक एक कंपनी का, ऐसे 100 कंपनीज होती है पोर्टफोलियोज में। पता है, जब मेरे पास रिव्यू के लिए आते हैं ना ऐसे पोर्टफोलियो, तो बड़ा टेंशन आता है दिनेश सर कि ऐसे पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें। 2 या 4 ही स्टॉक्स होते हैं लेकिन कंपनीज 100 होती है उसमें। ओके, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इस केस में होता क्या है, मैं आपको सेफ्टी ज्यादा मिल जाती है, एक कंपनी ऊपर जाएगी एक कंपनी नीचे आएगी, सेफ्टी ज्यादा मिलेगी आपको। लेकिन अगर ऐसे 100 स्टॉक्स रखोगे ना पोर्टफोलियो में, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाओगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का, स्टॉप लॉस याद नहीं रख पाते हो। अगर ज्यादा स्टॉक्स रह गए तो आपको 10 या 15 स्टॉक्स ही लेनी, उसके ऊपर स्टॉक्स नहीं लेने जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओगे। जो मैंने आपको रूल दिया है, 5% एक स्टॉक में आपके कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं लगाना है, ना ही 15% से ऊपर एक सेक्टर में लगाना है। क्योंकि स्टॉक एक नीचे आया दूसरा स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट? एक सेक्टर नीचे आ रहा है तो दूसरा सेक्टर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाएगा। ये रोटेशनली चलते हैं, हमेशा याद रखिए, स्टॉक और आपकी पोर्टफोलियोज रोटेशनल बेसिस पे चलते हैं। तो हमेशा एक स्टॉक में या फिर एक इसमें कभी भी अपनी कैपिटल नहीं लगानी है, डाइवर्सिफाइड करो। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जितना काम का होता है उतना ही होना चाहिए, लॉट्स काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। देखिए, इसके नेम में ही है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स लेना एक ही पोर्टफोलियो में। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पे 5 स्टॉक्स में ही काम करोगे, 5 स्टॉक्स में ही काम करना है। ये म्यूचुअल फंड वालों के स्टॉक्स होते हैं। ठीक, ये बड़ा अच्छा होता है। बड़ा अच्छा कब तक है? जब आप नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो ये अच्छे नहीं होते, क्योंकि लॉस भी सबसे ज्यादा यही दिखाएगा। क्योंकि आपको 5 स्टॉक्स के ऊपर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं आने चाहिए, ये कॉन्सेंट्रेशन का फर्स्ट रूल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जब भी बना रहे हैं ना, याद रखिए, 5 स्टॉक के ऊपर एक भी स्टॉक नहीं आता है पोर्टफोलियो में। आपको पिरामिडिंग करनी है, एवरेजिंग करनी है, कुछ भी करना है, इसी इन्हीं 5 स्टॉक्स में करना है। अगर इनमें से मंथ एंड में देखना है कि मंथ एंड में इन 5 स्टॉक्स में से अगर किसी एक स्टॉक ने भी आपको रिटर्न अच्छा नहीं दिया, ओके, अगर किसी सिंगल स्टॉक में ने भी आपको रिटर्न अच्छा नहीं दिया, तो इन स्टॉक में से सिंगल स्टॉक निकाल के उसी को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज कितनी होनी चाहिए? 5, 5 से ऊपर नहीं रहेगी जब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाओगे। ये इमोशनलेस ट्रेडिंग का पार्ट है जो म्यूचुअल फंड वाले यूज करते हैं कि जिस दिन आप इमोशनलेस ट्रेडर बन जाओगे ना, उस दिन आप ये पोर्टफोलियो यूज करना, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होती है। कॉन्सेंट्रेटेड में वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होती है, डाइवर्सिफिकेशन में सेफ्टी ज्यादा मिलती है, वहां पे वेल्थ क्रिएशन कम होती है। कॉन्सेंट्रेशन में वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होती है, ओके। लेकिन याद रखिए, पिरामिडिंग करनी है तो भी उसी स्टॉक में करनी है, कुछ भी करना हो आपको उसमें एड ऑन करना है, उसी स्टॉक में करना है। 5 से ऊपर नंबर नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपने काफी बार सुना होगा म्यूचुअल फंड वाले बड़े अच्छे ट्रेडर होते हैं, बड़े अच्छे ट्रेडर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ये इमोशनलेस है, ओके। हमें कैसे लगता है, आज मैंने टीसीएस लिया है, मैंने आज इन्फोसिस लिया है, बड़ी अच्छी कंपनी है, अगर 1000 रुपीज प्रॉफिट भी बना, 10% का प्रॉफिट भी बन रहा है एक स्टॉक पे, तो भी हम लोग नहीं बेचते हैं। क्यों?
इमोशन फुल है हम लोग। ओके, उनके पास इमोशन नहीं होते, हमारे पास इमोशन है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं ये आगे कभी ना कभी ऊपर जाएगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ। होता है ना ऐसे? होता है या नहीं? कितने लोगों के साथ होता है? होता है, सबके साथ होता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमारे भी साथ होता है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं ये स्टॉक ना बेचूं। ओके, जब कभी 30-40% प्रॉफिट दिखता है ना काफी अच्छे स्टॉक में, तो ऐसे लगता है अब ये और रखे। ओके, लेकिन वो रखने से कोई फायदा नहीं होता है। जब आपका प्रॉफिट आपके मन के हिसाब से आता है ना, तो आपको निकल जाना चाहिए, वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो। और म्यूचुअल फंड यही फॉलो करते हैं। इसलिए इन्हें इमोशनलेस ट्रेडर कहा जाता है। ओके, इन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इन्हें आपकी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कोई भी हो, इन्हें मतलब नहीं होता है। अगर उनकी पोर्टफोलियो में, याद रखिए, उनके पोर्टफोलियो में अगर टीसीएस, इन्फी जैसे बड़े बड़े, रिलायंस जैसा भी स्टॉक अगर रिटर्न्स नहीं देता है ना, तभी तभी भी ये निकाल सकते हैं। ओके, तो ये होता है इमोशनलेस ट्रेडिंग का पार्ट। ओके, पहले तो ट्रेडिंग करते वक्त इमोशन को बाजू में रखिए। सच कहती हूँ, अगर इमोशन जितने कंट्रोल हो जाएंगे ना आपके, उतना ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। ओके, कोई भी हो, इक्विटी की हो, ऑप्शंस की हो, स्पेशली ऑप्शन में तो होनी ही चाहिए। ओके, ऑप्शन में तो इमोशन होनी ही चाहिए जब ऑप्शंस करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑप्शन लिया था, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है बोल के रुक के बैठे हो। ओके, थीटा डी के होगा ही होगा, लेकिन एक झटके में अगर ऑप्शन नीचे आया ना, तो बड़ा प्रॉब्लम देखे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस करते वक्त तो ये कंट्रोल में होनी ही चाहिए। अब उसके बाद हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट देखा था कि कंपनी का बेसिक ग्रोथ मॉडल क्या है। ओके, हमें ऐसी कंपनी चाहिए जिनका बेसिक ग्रोथ मॉडल अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर है, उसके बाद हमारा डिफेंस सेक्टर है, इनके ग्रोथ मॉडल काफी अच्छे हैं। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जिनका ग्रोथ मॉडल अच्छा नहीं है। ओके, ग्रोथ मॉडल आपकी प्रोडक्ट से पता चल जाता है, कंपनी की सेल्स से पता चल जाता है कंपनी का ग्रोथ मॉडल क्या है। हमें अच्छी ग्रोथ मॉडल वाली कंपनी चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, फर्स्ट पॉइंट है आपको ग्रोथ मॉडल देखना है कंपनीज का। अब याद रखिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे, यस, अल्कोहलिक पे डेली बैन आता है, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसी कंपनीज में शॉर्ट टर्म ट्रेड करो, निकल जाओ। इन्वेस्टमेंट पे ये स्टॉक्स नहीं आते हैं, ये चीज याद रखिए। ओके, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है कब तक ऊपर रहेंगे कब नीचे आएंगे, क्योंकि इस पे बैन आते जाते हैं। तो हमें ऐसे ग्रोथ मॉडल पहले देखने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप हमेशा अच्छी कंपनीज का, अच्छा वैल्यूएशन वाली कंपनीज का मार्केट कैप भी ज्यादा होता है। हमें बेसिक 1000 करोड़ के ऊपर ही मार्केट कैप वाली कंपनीज में काम करना है। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एसआईपीस बनानी है, फैमिली के लिए एसआईपीस बनाते हो, लार्ज कैप फर्स्ट प्रेफर करो, उसके बाद मिड कैप पे जाओ, उसके बाद आप स्मॉल कैप पे जाओ। ओके, देखिए, जब भी आपका मार्केट ज्यादा ऊपर होता है ना, तब गोल्ड में इन्वेस्ट करना है आपको। गोल्ड ईटीएफ, फिजिकल गोल्ड कोई भी ले सकते हो, लेकिन जब मार्केट हाई पे होता है ना, तब गोल्ड के रेट नीचे होते हैं। कभी भी ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट हाई पे है, गोल्ड नीचे रहेगा। ओके, अगर मार्केट में क्रूड ऑयल ऊपर है, पेंट के स्टॉक नीचे रहेंगे। ये मार्केट की रिलेशनशिप है। ओके, क्रूड ऑयल ऊपर है, पेंट नीचे आएगा। ओके, सॉरी, पेंट के स्टॉक काफी आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे अगर क्रूड ऑयल नीचे है। वही क्रूड ऑयल बढ़ गया, पेंट सारे नीचे आएंगे। ओके, सारे नीचे आएंगे। तो ये रिलेशनशिप होते है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रूड ऑयल और पेंट के स्टॉक, मार्केट और गोल्ड। ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली काम करते हैं, एक बढ़ेगा एक नीचे आएगा। ओके, एक बढ़ेगा तो एक नीचे आएगा, ये चीजें याद रखिए। अब देखिए, उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी कंपनीज होती है बिगनर्स के लिए लार्ज कैप की कंपनीज। ओके, कौन सी होती है? लार्ज कैप कंपनीज होती है, जिसपे हमेशा ज्यादा बाइंग करनी चाहिए। ओके, ज्यादा बाइंग करनी चाहिए लार्ज कैप कंपनीज में। ओके, सेकंड, मिड कैप कंपनीज, जिनका कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ होता है, ये भी काफी अच्छी होती है, लेकिन एज कंपेयर लार्ज कैप से कम कम अच्छी होती है। ओके, तो ये देखना है आपको। थर्ड, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है? नहीं ना? गोविंदा सर, आप एक बार फिर से रिट्राई कर लीजिए, आप रिज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ नेटवर्क इशू नहीं है सर। ओके,
और उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बाइंग जरूर करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप पे नहीं बनना चाहिए। ओके, स्मॉल कैप पे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो नहीं बनता है। उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज देखी थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद हम लोगों ने देखा था कंपनी का आरओई और सेल्स ग्रोथ, राइट। सेल्स ग्रोथ क्या होती है कंपनी की? सेल्स ग्रोथ मतलब रिवेन्यू ग्रोथ, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे कितना सेल्स करके प्रॉफिट कमा रही है। कि अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ होगी तो कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा होता है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं होती है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कम होता है। तो हमेशा ये सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 10% से इंक्रीज होनी चाहिए। कि कितनी होनी चाहिए? 10% से इंक्रीज होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड थिंग देखी थी आरओई, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। हम लोगों ने और एक चीज देखी, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स मतलब क्या होता है? इनकम सोर्सेस। लायबिलिटीज मतलब होते हैं आपके एक्सपेंसेस। कंपनी के असेट्स दैट इज इनकम सोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए और लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। मैंने इसके लिए आपको घर का भी एग्जांपल दिया था, राइट। अप्लाई करना चाहिए विजय सर, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अप्लाई करना चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे काम करते हो ना, तो जैसे आप घर पे भी काम करते हो, तो आप जो आपकी जो कमाई होती है, ओके, जो आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस हो आपका, यहाँ पे ये हो, आपका बिजनेस से आ रहा है पैसे घर में, दैट इज इनकम सोर्सेस, कोई भी हो, वो सारे आपके असेट्स है। और लायबिलिटीज क्या है? आपके घर के एक्सपेंसेस, खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, दैट इज योर लायबिलिटीज। अगर इन दोनों को माइनस करते हो, असेट से लायबिलिटीज अगर माइनस करते हो, तो क्या आता है? आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। हमेशा याद रखना है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा कंपनी का। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए असेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब इनकम से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कंपनीज के साथ भी नहीं होना चाहिए, आपके घर के साथ भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमेशा ये चीजों को बैलेंस करना है, तभी हमारा नेट इनकम, नेट ग्रोथ बढ़ेगा कंपनीज का। ओके, इसके बाद आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। वहां पे इक्विटी मार्जिन से कंपनी को कितने प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये आरओई में कंसिडर किया जाता है। ओवरऑल बैलेंस शीट का यहाँ पे आइडिया मिल जाती है अगर आरओई पॉजिटिव में होता है। ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया 20 से ऊपर होना चाहिए। वैसे कुछ लोग 10 के ऊपर भी बताते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हमेशा 20 से ऊपर होना चाहिए जब भी आरओई देखोगे। ओके, उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे आज के पार्ट पे। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, राइट, जिसको मैंने रिवाइज करा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक। ओके, अर्निंग पर शेयर क्या होता है और इसे कैसे देखना चाहिए? अब देखिए, आपका अर्निंग पर शेयर देखते वक्त आपको कंपनी, जब भी किसी भी कंपनी में काम करते हो, यहीं से ग्रोथ पता चल जाती है। जैसे हम लोग उनके स्टॉक्स लेते हैं, राइट, हमें क्या होता है, बीच में प्रॉफिट होता है, बाय कर लिया, थोड़ा सा ऊपर गया सेल कर दिया, जो बीच का ऊपर वाला पार्ट होता है, बाय करा अगर 10 रुपीज में, बेचा 15 रुपीज में, तो ये बीच का 5 रुपीज क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। वैसे ही कंपनीज को भी उनके स्टॉक्स पे प्रॉफिट होता है। ओके, वो उनको भी, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो टैक्स लेते हैं कंपनीज में, कंपनी की मैनेजमेंट, उनको भी पर स्टॉक्स पे उनके कितने प्रॉफिट दिया जाता है, ये अर्निंग पर शेयर में आता है। ओके, कंपनी की ईपीएस में आता है। ये हमेशा ऊपर जाने वाला चाहिए, ग्रोथ में होना चाहिए ईपीएस। मिनिमम 20 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमेशा ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर में कंपनीज की ग्रोथ होती है, स्टॉक्स में भी ग्रोथ होगी। जब भी लॉन्ग टर्म का स्टॉक देखते हो, इसे ईपीएस और आरओई देखना जरूरी ही है। ओके, ये दो चीजें तो भूलनी नहीं है जब भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, अब देखिए, उस दिन मैंने आपको सारे क्राइटेरियाज लगा के दिखाए थे। आज हम लोग फिजिकली एक बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे और बैलेंस शीट एनालाइज करना सीखेंगे। ओके, उस दिन हम लोगों ने इतने सारे क्राइटेरियाज करे थे, अब बैलेंस शीट करने से पहले वो जरूरी है, इसलिए मैंने आज आपको करके दिखाया है। ठीक, अब चलिए, फर्स्ट हम लोग जाते हैं टिकर टेप की वेबसाइट पे। ओके, हम लोग जाते हैं टिकर टेप की वेबसाइट पे। जैसे ही टिकर टेप पे आते हो, अब यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर, मैं न्यू स्टूडेंट्स आपको फिर से लगा के बाद में दिखा देती हूँ क्लास के एंड में। अभी हम लोग फर्स्ट करते हैं कि स्टॉक को एनालिसिस कैसे किया जाता है। कोई भी स्टॉक हो, उसे एनालिसिस करना जरूरी होता है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट चलते हैं, चलिए इन्फोसिस करते हैं आज। ओके, इन्फोसिस का स्टॉक एनालिसिस करते हैं कि वो कैसे करा जाता है, यहाँ पे फंडामेंटल की बेसिस पे। ओके,
अब चलिए फर्स्ट, और देखिए फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपनी का बेसिक ग्रोथ, हमें बेसिक बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए जहां से हमें ग्रोथ की आइडिया मिलती है। ओके, राइट, बेसिक ग्रोथ मॉडल पता होना चाहिए। इन्फोसिस कहाँ पे काम करता है, ये इसका ग्रोथ मॉडल है। ओके, आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग के सेक्टर में काम करता है आपका इन्फोसिस का स्टॉक। ओके, उसके बाद ये कौन सी कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस आपकी लार्ज कैप कंपनी के अंडर आती है। ओके, रिस्क कितना है, मॉडरेट रिस्क है, मतलब हमारे लिए रिस्क से अच्छा है, ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं है। ये कहाँ से पता चला, हमें कंपनी की यहाँ पे ओवरऑल चार्ट से ही पता चला कि इन्फोसिस, ओके, यहाँ पे देखिए कहीं इन्फोसिस रिवर्सल तो नहीं ले रहा है, एक बार देखेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे चार्ट्स पे तो दिख रहा है कि इन्फोसिस शायद रिवर्सल ले सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ग्रोथ मॉडल है। उसके बाद कंपनी कौन से कैप की है, लार्ज कैप की है। ओके, और आईटी में स्टॉक कितने रैंक पे है, टॉप 7 पे है। कि आईटी सेक्टर का ये टॉप 7 का स्टॉक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज देखी थी, पी रेशो, राइट, प्राइस टू अर्निंग रेशो। कंपनी का पी रेशो हमेशा देखना चाहिए। देखिए जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना आप में से, उन्हें पीबी रेशो भी देखना चाहिए, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होता है। ये भी देखना चाहिए जब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म मतलब कितना हो सकता है, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो ना किसी स्टॉक में, तो ये पीबी रेशो देखा करो। अब देखिए टीटीएम क्या होता है, ये लिखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ होता है। टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब ये ईयरली पी है। पी रेशो कौन सा है, ईयरली पी रेशो है, ये ईयरली पी रेशो। ओके, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 ईयर का है, दैट इज टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 23 है। अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। ओके, अच्छा है, 10 या 15 से नीचे नहीं होना चाहिए। कम ग्रोथ वाली कंपनीज मिलती है अगर ये कम होता है। ओके, ग्रोइंग कंपनीज का पी रेशो हमेशा अच्छा होता है, याद रखिए। ग्रोइंग कंपनीज का कभी भी पी रेशो नीचे नहीं होता है, हमेशा ये आपको यही से कंपनी का वैल्यूएशन बताएगा, कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर 10 से नीचे आ गई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी तो वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कंपनी का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, अगर हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, हमारा पोर्टफोलियो अगर रेड दिखेगा, तो ऐसे कम पी वाले लेके क्या करेंगे। यस दबे सर, विजय सर, कोई यूज है कम पी रेशो लेने वाले कंपनीज का, नहीं है। अगर वो ही ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो हमारा पोर्टफोलियो वैसे का वैसे हमारी कैपिटल स्टक हो जाएगी। तो याद रखना है पी रेशो आपका मिनिमम 10 से ऊपर होना चाहिए। ओके, तब आपको अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनीज मिलती है। और ओवर वैल्यूड कंपनीज कब बनती है, यहाँ पे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल भी दिए थे, आपको काफी सारे कंपनीज यहाँ पे आपको बता देती है कि पी रेशो काफी बड़े बड़े होते हैं। आपका डीमार्ट का स्टॉक 120 से ऊपर पी है, क्या ये कम ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन पी रेशो आप डायरेक्टली देख नहीं पाते हो। ओके, याद रखिए पी रेशो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट नहीं कर पाते हो कि ये कम पी है। मार्केट में बोला जाता है कम पी मतलब बड़ी अच्छे स्टॉक्स होते, नहीं होते। ओके, पीबी रेशो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब देखना है 1 से 3 के अंडर होता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं। ओके, अगर 1 से 3 होता है पीबी रेशो, तो याद रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं। हमें दो ही चीजें दिखनी है इसमें, ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशो देखना है। ओके, ये 15 से ऊपर होता है तो डेली ग्रोथ वाली कंपनीज मिलती है। और पीबी रेशियो मतलब 7 से, या ये 7 है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 1 से लेके 3 आना चाहिए। बिलो 1 अंडर वैल्यूड कंपनीज मानी जाती है, अबव 3 ओवर वैल्यूड मानी जाती है। मतलब अभी ये अपने बुक वैल्यू से, याद रखिए ये क्या बताता है, बुक वैल्यू से कंपनी ओवर वैल्यूड है। ओके, बुक प्राइस से ओवर वैल्यूड है आपका स्टॉक का प्राइस। उसके बाद पीयर्स के साथ कंपैरिजन करना है। ओके, याद रखिए पीयर्स के साथ, पीयर्स होते क्या है, जैसे आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो तो वहां पे आपके साथ काम करने वाले कलीग्स भी होते हैं, राइट। वहां पे जो कलीग्स होते हैं आपके, वो क्या है, आपके पीयर्स है।
वैसे भी हर एक कंपनी का पीयर होता है। याद रखिए, हर एक कंपनीज के एक ही सेक्टर में पीयर्स मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हर एक सेक्टर की कंपनी, ओके, याद रखिए एक ही सेक्टर में काम करने वाली अलग अलग कंपनीज मतलब उसके पीयर्स होते हैं। इंफोसिस के जैसे सेम यहाँ पे आईटी सेक्टर में कौन कौन काम करता है? इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो। ओके, अब ये पीयर्स देखना क्यों जरूरी है? इसके लिए याद रखिए, पीयर्स देखना क्यों जरूरी है, याद रखना है। पीयर्स से आप पी रेशो और पीबी रेशो का कंपैरिजन करोगे जब इन्वेस्टमेंट करनी है ना। फंडामेंटल्स देखना इसे ही कहा जाता है कि आपको 10 में से एक ही कंपनी चूज करनी है, लेकिन वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो आपको काफी अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिले, काफी अच्छे प्राइस रेंज पे भी मिले, तभी आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स का यूज होता है। अब देखिए, पीयर्स मतलब आईटी सेक्टर, यहाँ पे आईटी सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर की टॉप सेक्टर की कंपनी से ये, जिसका हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे चार्ट ऑन कर देती हूँ, मुझे बता दीजिए। पीबी का फुल फॉर्म होता है जयंती सर, प्राइस टू बुक रेशो। मैं चार्ट ऑन कर देती हूँ, मुझे बताइए इसमें से सबसे अच्छा पी किस कंपनी का है? विप्रो का है। ये विप्रो वाला कौन है? सनी सर, विप्रो का है। पंकज सर और सनी सर को छोड़ के, उल्का मैम, उल्का सर को एक छोड़ के बाकी सारे टीसीएस है। टीसीएस का पी रेशो अच्छा है। ओके, याद रखिए, ऐसे नहीं होता है। आपने आज तक जो ये किया है ना मार्केट में, पी रेशो, ऐसा कोई ये नहीं होता है कि पी रेशो जितना छोटा होता है ना पंकज सर, ओके, उतनी ग्रोथ भी कम होती है कंपनी में। एक स्टॉक टीसीएस का कंपेयर करो, एक विप्रो का कंपेयर करो, कौन बढ़ता है सबसे ज्यादा? विप्रो बढ़ता है या टीसीएस बढ़ता है? कौन बढ़ता है पंकज सर, सनी सर? विप्रो बढ़ता है टीसीएस से ज्यादा? नहीं ना, टीसीएस बढ़ता है। जितना पी रेशियो ज्यादा उतनी ग्रोथ ज्यादा होती है। याद रखिए, जितना टीसी ये ज्यादा उतनी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आप वहां पे ग्रोथ देख रहे हो, हमें ऐसे कंपनीज नहीं चाहिए जो हमें ग्रोथ दे, ऐसी कंपनी चाहिए। ओके, ये सुरेंद्र सर, ओके, ऐसी कंपनी चाहिए, हमें ज्यादा ग्रोथ देने वाली कंपनी चाहिए। बाकी कंपनीज लेके क्या करोगे अगर वो ग्रोथ नहीं देगी? ओके, यहाँ पे टीसीएस का सबसे अच्छा है। अगर पी की बात करते हैं तो टीसीएस को सबसे पहले प्रेफर करना है। आईटी सेक्टर पे जाओगे, टीसीएस विल बी द फर्स्ट स्टॉक जहां पे आपको बाइंग करनी है। ओके, जब आईटी पे जाओगे, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने आपको और एक क्राइटेरिया देखने के लिए बोला है, दैट इज प्राइस टू बुक रेशो, दैट इज पीबी रेशो। ओके, अगर लॉन्ग टर्म मतलब बच्चों के लिए करी जाती है ना, 10 साल 12 साल के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट करी जाती है, प्राइस टू बुक रेशो देखना है। ओके, एक मिनट में चार्ट बंद करती हूँ। सर वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स अभी के लिए पढ़ लो, बाद में टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब आती है टाइम पीबी रेशियो देखने की। 1 से 3 है, बड़ी अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छा है, लेकिन 3 से ज्यादा ओवर वैल्यूड होती है, और आपकी बिलो 1 आपका अंडर वैल्यूड होता है। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो याद रखिए, विप्रो अभी काफी अच्छे प्राइस रेंज पे है इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग के लिए ये आपको ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं देगा। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि रेंज बाउंड स्टॉक है। आपने रेंज देखा है विप्रो का, 380 पे आता है। ओके, बार बार 380 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। 410 इसका हाईएस्ट प्राइस है। इन्हीं 30 रुपीज के अंदर अभी विप्रो काम कर रहा है, देखना है। चलो, ये देखिए, ये मैं आपको हाईएस्ट रेंज बताती हूँ विप्रो की। एक मिनट, ये विप्रो की रेंज है गाइस, साइडवेज स्टॉक है। ओके, ये देखिए, पहले भी इसी रेंज में काम करता था।
थोड़ा सा बड़ा रेंज लेते हैं ताकि सब लोगों को हेल्प हो जाए। ये विप्रो का रेंज है, लोएस्ट प्राइस यहाँ तक जाता है, बीच में आप ये भी रेंज ले सकते हो, ये वाली, ये देखिए 380 के पास आता है, फिर से विप्रो वहीं से ऊपर चला जाता है। ओके, ये रेंज है विप्रो के स्टॉक का, लिख लीजिए, पता होना चाहिए। अगर कभी भी इस रेंज पे आता है ना, उठा लो स्टॉक को। ओके, इसी रेंज पे लेना है इसका, ये रेंज इंपॉर्टेंट है विप्रो के स्टॉक का। ऊपर जाए, यहाँ पे गया, बेच दो। ओके, जिन्हें कुछ भी नहीं करना है, साइडवेज के स्टॉक पकड़ो, नीचे उठाओ, ऊपर बेच दो, ऐसे ही किया जाता है। कब से ये 2022 से ये इसी रेंज में काम कर रहा है, अभी तक ऊपर नहीं आया है, 1 साल हो गया है इसे। ओके, तो ऐसे स्टॉक को देखा जाता है, ये विप्रो का स्टॉक है। ओके, पीबी रेशो हमेशा याद रखिए, आपकी जो कंपनीज होती है जिसका पीबी रेशो 1 से 3 है, इन्वेस्टमेंट के लिए गुड है, लेकिन ट्रेड करने के लिए वो साइडवेज स्टॉक होते हैं। ओके, अब देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए तो इसमें विप्रो ही अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म की, विप्रो अच्छा है। और वहां पे विप्रो और एक चीज कर रहा है, बड़े चार्ट्स पे अगर आप देखोगे ना, विप्रो में और एक चीज हो रही है, विप्रो एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है। विप्रो क्या कर रहा है, ये देखिए, राउंडिंग बॉटम बना रहा है। जब ये इस रेंज से ऊपर जाएगा ना, याद रखिए इस रेंज से ऊपर जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट करना आप भी स्टार्ट कर सकते हो, इस रेंज से ऊपर जाने दो। ओके, अगर जो मंथली एसआईपी बनाना चाहते अभी से बनाना स्टार्ट करो, जो मंथली एसआईपी स्टॉक में बनाना चाहते अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, वहां पे आपको ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रहेगा, ये यहाँ तक जाएगा पूरा, जिसका इसका हाईएस्ट रेंज है 700, लेकिन वेट करना पड़ेगा, 1 2 4 महीने में नहीं जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म पे जाएगा, जितना गिरने के लिए टाइम लिया है उतना ही ऊपर जाने के लिए टाइम लेगा ये। ओके, मंथली एसआईपी वगैरह करनी है स्टॉक्स में, यहाँ पे स्टार्ट कर दो। ओके, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो पीई और पीबी रेशो का कंपैरिजन था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को अब बैलेंस शीट देखना है। ओके, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनीज का बैलेंस शीट देखना, कंपनीज को फोरकास्ट करना कि वो काम कैसे करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चले जाते हैं हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे। ये इंटरफेस चेंज हुआ है क्या फाइनेंशियल्स का? अच्छा, चलो इंटरफेस चेंज हुआ है इनका, चलो हमारे लिए अच्छा है। ये देखिए, प्राइस फॉरकास्ट 1 ईयर में इसका, लास्ट ईयर्स में इसका प्राइस यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है इन्फोसिस के स्टॉक का। ओके, रिवेन्यू फॉरकास्ट मतलब रिवेन्यू मतलब सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो हमेशा इनका बढ़ता जा रहा है, राइट, इनका सेल्स ग्रोथ हमेशा बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ से पता चल जाता है। ओके, अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस, ओके, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ रहा है। ये देखिए 2028 में 38 रुपीज था, वहां पे अब 45 रुपीज है, उसके बाद अब 52 रुपीज नेक्स्ट ईयर, और अभी रिसेंट ईयर का 57 रुपीज है। मतलब अर्निंग पर शेयर इनका बढ़ता जा रहा है, दैट इज कंपनी में ग्रोथ हो रही है। ओके, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो याद रखिए कंपनीज में ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, हमें दो ही चीजें देखनी है, हमें जाना है फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट में। ओके, और वहां पे रिवेन्यू ग्रोथ जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा ना, वही रिवेन्यू ग्रोथ हमें अमाउंट में देखना है। ठीक है, 10% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए इसमें, रिवेन्यू ग्रोथ में हम लोगों ने देखा था 10% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए। आप नंबर्स देख रहे हो, एक नंबर तो नंबर नहीं देखना है, सिर्फ ये ग्रोथ में होना चाहिए। ओके, ये ऊपर जाने वाला होना चाहिए जब भी रिवेन्यू ग्रोथ देखते हो। देखिए यहाँ पे आपको दो फ्लैग्स दिखेंगे, एक ग्रीन फ्लैग फ्लैग और एक रेड फ्लैग। ग्रीन फ्लैग हमारे लिए अच्छे होते हैं, रेड फ्लैग देखते हैं तो आपको हमेशा उसे कंसिडर करना है। ओके, ग्रीन फ्लैग तो अच्छे है, वो बेनिफिशियल है, स्टॉक्स के एडवांटेजेस है, लेकिन रेड फ्लैग मतलब अलर्ट है हमारे लिए कि इन स्टॉक को क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर क्यों इसमें अलर्ट होना चाहिए। अब देखिए, इंडस्ट्री का नेट इनकम से इनका नेट इनकम कम है, जितना आपका पूरी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज का इनकम है, उससे इन्फी का नेट इंडस्ट्री इनकम कम है। ओके, बाकी स्टॉक से मतलब टीसीएस या बाकी स्टॉक से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा नेट इनकम इनका लास्ट 5 इयर्स में कम है, 5 इयर्स बता रही हूँ, ओके, लॉन्ग टर्म वाले। तो देखिए, टोटल रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर होना क्या होना चाहिए, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ट्रेलिंग 12 मंथ ये होता है, टीटीएम इस ईयर का डेटा है, अभी एक ही क्वार्टर रिलीज हुआ है, राइट, जितने क्वार्टर रिलीज होंगे
इनके अर्निंग्स के उतने यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ओके, अभी एक ही क्वार्टर रिलीज हुआ है तो यहाँ पे आपको कम दिख रहा है इस ईयर का, लेकिन आगे और 2 क्वार्टर्स बचे हैं जिसका डेटा यहाँ पे ऐड होगा ट्रेलिंग 12 मंथ में। ओके, एक ही चीज याद रखनी, टोटल रिवेन्यू देखते वक्त ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में होना चाहिए आपका यहाँ पे टोटल रिवेन्यू। ये बताता है कंपनी की सेल्स ग्रोथ का आइडिया। ओके, उसके बाद हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट होता है पीएटी और पीबीटी, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पीएटी होता है पैट, ओके, प्राइस आफ्टर टैक्सेस, प्राइस आफ्टर टैक्सेस, ओके, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। दोनों में से कोई भी दिखाए कंपनी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनी पीबीटी देती है, कुछ पीएटी देगी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जब भी देखा जाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में होना चाहिए। एक ही चीज याद रखनी, ईयर ऑन ईयर नंबर इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, कंपनी अपना टैक्सेस कट करके दिखाए हमें प्रॉफिट, या बिफोर कट करने के दिखाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनका प्रॉफिट बनाना। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनका प्रॉफिट बनाना, ये हमारे लिए मैटर करेगा। ओके, कंपनी का नेट इनकम, नेट इनकम क्या है? असेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करके कौन आता है? नेट इनकम आता है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स कितने बन रहे हैं, ये देखिए, बन रहे हैं इनके, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, यस ग्रोथ है। आप इसका थोड़ा प्रीवियस डाटा देखना है, प्रीवियस भी देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखो। एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर का डेटा तो देखना बनता ही बनता है कि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ये देखिए, 19,000 कब था इनका? 19,000 करोड़ में वैल्यू है। ओके, 19,000 रुपीज नहीं, ये सारी वैल्यू सीआर में है। ओके, 19,351 सीआर इसका 2021 का नेट प्रॉफिट था। ओके, नेट इनकम था। उसके बाद 22,000 करोड़ ग्रोथ हुआ है, यस, थ्री, यहाँ पे अराउंड 3 to 4 करोड़ का जंप हुआ है इनके प्रॉफिट में। उसके बाद अभी भी 2 करोड़ का जंप हुआ है, और इस ईयर का डाटा यहाँ पे रिलीज अभी ऐड होगा। ओके, इस ईयर का डेटा ऐड होना स्टार्ट होगा जब क्वार्टर्स रिलीज होंगे। ओके, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। और अर्निंग पर शेयर, पहले तो अभी तो वहां पे दिखा रहे हैं, लेकिन अर्निंग पर शेयर बैलेंस शीट में भी दिखता है, ये भी हमेशा ग्रोथ में होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे नेटवर्क ऑन करने दो दूसरा। चलो, बीच में ना ड्रॉप हो जाए फिर। यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर हमेशा याद रखना है ग्रोथ में होना चाहिए। डीपीएस क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर। इन्फोसिस का है, इस ईयर का डिविडेंड क्या है? ये देखिए, डिविडेंड पर शेयर मतलब इन्फोसिस कितना डिविडेंड दे रही है पर स्टॉक। ओके, ये डिविडेंड पर शेयर मतलब डीपीएस होता है। ये यहीं से पता चलेगा, इनकी बैलेंस शीट से ही पता चलेगा कि ये डिविडेंड कितना दे रही है। ओके, ये देखिए, 2021 में 27 रुपीज दे रही थी, 22 में 31 रुपीज दिए, उसके बाद लास्ट ईयर 34 रुपीज पर स्टॉक इन्होंने डिविडेंड दिया है, और इस ईयर दे रही है 32 रुपीज प्रिडिक्टेड है, प्रोजेक्टेड है, अभी दिया नहीं है। ओके, अभी का इनका डिविडेंड है 32 रुपीज। तो आपको यहाँ पे डीपीएस दैट इज डिविडेंड पर शेयर भी पता चलेगा ये कितना दे रहे हैं। ये इनकम स्टेटमेंट था। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या देखना है? टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए नंबर्स में। ओके, पीबीटी या पैट रेशो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर, ये 4 चीजें आपको यहाँ पे देखनी है जब भी आप बैलेंस शीट एनालाइज, आपकी इनकम स्टेटमेंट कंपनी के एनालाइज करोगे। उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में 2 ही चीजें देखनी है। एक देखनी है कंपनी के असेट्स ग्रोथ में है या नहीं, क्योंकि आपके कंपनीज के असेट्स ग्रोथ में है या नहीं, ये यहाँ से देखना है। टोटल असेट्स देखने, करंट नॉन करंट को नहीं देखना है। हम लोग कोई सीए नहीं है, हमारे लिए जितना काम का डेटा है उतना ही देखेंगे हम लोग। ओके, टोटल असेट्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में होनी चाहिए। जैसे आप भी सोचते हो ना, अगर मैं ये करूंगा तो और फैमिली का इनकम बढ़ेगा, वो करूंगा, वैसे ही कंपनी के हमेशा असेट्स दैट इज उनकी इनकम सोर्सेस बढ़ने होने चाहिए, वो कभी भी घटते हुए नहीं होने चाहिए। ये जितना बढ़ेंगे उतने इनकी ग्रोथ रहेगी। एसेट्स मतलब इनकम सोर्सेस कंपनी के जितने बढ़ेंगे उतनी ग्रोथ होगी।
सेकंड, लायबिलिटीज ये कम होनी चाहिए। ओके, ये कम होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ेगी, याद रखिए। अगर इनकम सोर्सेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, राइट? इस एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे अगर इनकम सोर्सेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों का डेटा माइनस किया जाता है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करे जाते हैं, तो याद रखिए ये निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। ये निगेटिव नहीं आना चाहिए। ये निगेटिव मतलब नेट इनकम होता है। ओके, जो हम लोगों ने अभी पीछे नेट इनकम देखा है ना, वो कैसे बनता है? टोटल असेट्स माइनस माइनस टोटल लायबिलिटीज को यहाँ पे माइनस करके ये नेट इनकम बनता है। हमारे लिए इतना ही काम का है। कंपनी के टोटल शेयर्स मार्केट में कितने हैं ये यहाँ से पता चलेगा, अगर किसी को देखने हैं। अभी इन्फोसिस के कितने शेयर्स है मार्केट में? 419 करोड़ स्टॉक्स अभी ट्रेंडिंग है मार्केट में। ओके, मार्केट में कितने स्टॉक्स है इन्फोसिस के? 419 करोड़ स्टॉक्स यहाँ पे अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। ओके, ये इन्फोसिस का डेटा है। और लास्ट चीज में एक ही देखना है, कैश फ्लो। कंपनीज के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। इमरजेंसी में यूज करने के लिए कंपनी के पास फंड्स होने चाहिए। इन शॉर्ट, फंड्स होने चाहिए जब भी ये कैश फ्लो देखा जाता है। तो हमेशा याद रखना है, कंपनी के पास फंड्स ज्यादा होने चाहिए। अगर इनके पास फंड्स ज्यादा है इमरजेंसी में यूज करने के लिए, तो ये हमेशा अच्छा होता है। ओके, ये हमेशा अच्छा होता है। और ये निगेटिव होने का मतलब होता है कंपनी के ऊपर लोन से। ये निगेटिव होने का मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर लोन है, लेकिन इन्फोसिस में सारे पॉजिटिव है और ईयर ऑन ईयर इनके पास कैश फ्लो भी है। हर एक ईयर इनके पास कैश फ्लो है, ये यहीं से पता चल जाता है। अब मैं आपको और दो चीजें बता देती हूँ जो आपने अभी तक देखी नहीं है। यहाँ पे आप जब इस साइड पे आओगे ना, लेफ्ट साइड पे आओगे ना, यहाँ पे ये चीजें नहीं देखनी, क्योंकि ये हम लोग नंबर्स में देख रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन, ग्रोथ। ग्रोथ में हम लोग ईपीएस और बाकी वैल्यूएशंस देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये चीजें नहीं देखनी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट से ही पता कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक ही चीज देखनी है, रेड फ्लैग्स कंपनी की। कंपनी की रेड फ्लैग्स मतलब कंपनी में नेगेटिव क्या है। देखिए, रेड फ्लैग्स में तीन चीजें देखनी चाहिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एएसएम लिस्ट, जीएसएम लिस्ट और प्रोमोटर होल्डिंग। एएसएम लिस्ट देखनी है, जीएसएम लिस्ट देखनी है और प्रोमोटर होल्डिंग देखनी है। तो ये एएसएम क्या होता है? एएसएम मतलब एडिशनल सर्विलियंस मेजर। एडिशनल सर्विलियंस मेजर, एएसएम होता है एडिशनल सर्विलियंस मेजर। देखिए, ये आपको कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंपनी आप काफी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, लेकिन वो कंपनी आपकी एनएससी इंडिया ये एएसएम लिस्ट रिलीज करता है कंपनीज की। ओके, एनएससी इंडिया कंपनीज की रिलीज करता है लिस्ट। वहां पे वो लिस्ट क्यों रिलीज होती है? आपको बताने के लिए, इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए ये लिस्ट रिलीज होती है। एएसएम का मीनिंग होता है एडिशनल सर्विलियंस मेजर। यहाँ पे जो कंपनीज आती है ना, ओके, इस लिस्ट में जो कंपनीज आती है, इनके प्राइस और वॉल्यूम में वेरिएशन हो सकता है। ओके, यहाँ पे उनका जब भी ट्रेड होता है, जब भी मार्केट में ये स्टॉक्स ट्रेड होते हैं ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, तो एनएससी इंडिया इसे एएसएम लिस्ट में डालता है। तो एएसएम लिस्ट वाले स्टॉक में स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है एएसएम लिस्ट के स्टॉक में। एएसएम लिस्ट तभी बनाया जाता है अगर वो स्टॉक, सूर्यकांत सर, अगर वो स्टॉक आपका कोई प्रॉब्लम में है, अगर कंपनी प्रॉब्लमेटिक है, तो एएसएम लिस्ट में स्टॉक जाएगा ही जाएगा। ओके, उसके बाद जीएसएम लिस्ट, इन्हें तो देखना भी नहीं है, इन स्टॉक को देखना भी नहीं है आप। अगर आपका वहां पे नोटिस दिया आपके ब्रोकर ने कि ये जीएसएम वाला स्टॉक है, यहाँ पे इलिक्विड स्टॉक होते हैं। याद रखिए, जीएसएम में सारे इलिक्विड होते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, गांधी जी के तीन बंदर होते हैं ना, जिसमें से एक देखता नहीं है। अगर ऐसे स्टॉक दिख जाए ना जीएसएम वाले, आंखें बंद कर दो। ओके, आंखें बंद करो, तो इसे देखने नहीं है। क्यों देखने नहीं है? एक बार लेके बैठ जाओगे ना, बेच नहीं पाओगे। इन स्टॉक को बेच नहीं पाओगे। लेते वक्त तो लेने देंगे, बेचते वक्त बेच नहीं पाओगे। ओके, वो कैसे बेच पाते हो? अगर गलती से ऐसे स्टॉक आ भी गए ना आपके पोर्टफोलियो में, ऑप्शंस के थ्रू बेचना पड़ेगा। जो थर्सडे ऑप्शन होता है ना मंथ में, एक या दो थर्सडे ऑप्शन होता है एनएससी इंडिया का, वहां पे जाके बेचना पड़ेगा। ओके, तक नहीं बेच पाओगे। नॉर्मल मार्केट में ये स्टॉक नहीं बिकते जो जीएसएम के स्टॉक होते। जीएसएम मतलब ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर, मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली कंपनी है। ओके, जीएसएम याद रखिए, अगर फुल फॉर्म याद नहीं रहता है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली कंपनी जीएसएम में होती है, जो इलिक्विड स्टॉक है। ओके, इलिक्विड स्टॉक को नहीं देखा जाता है।
देखिए मैं आपको इसका और एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पे अगर नहीं पता चलता ना, हम लोग एनएससी इंडिया से इसकी लिस्ट भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एएसएम और जीएसएम की लिस्ट निकालना एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। ओके, एनएससी इंडिया, आपको सिंपल एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ओके, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एएसएम लिस्ट, एएसएम लिस्ट। ये देखिए, देखिए एएसएम में मतलब एडिशनल सर्विलियंस मेजरमेंट, जिसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इनमें स्टॉक क्यों आते हैं, इसके रीजंस पहले देखिए। हाई लो में वेरिएशन आ रहा है तो स्टॉक के, ओके, तब आता है, मतलब हाई और लो में कंपनी के स्टॉक के वेरिएशन आ रहा है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कंपनी में, अगर किसी क्लाइंट ने कंप्लेंट वगैरह कर ली, तो वहां पे आता है कि एएसएम लिस्ट में। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मतलब एक बार यहाँ पे क्लोजिंग का जब सर्किट होते हैं ना, उस वक्त जब भी स्टॉक्स लगते हैं वो सारे एएसएम के लिस्ट में आता है। अगर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो भी यहाँ पे एनएससी इंडिया उस कंपनी को एएसएम में लिस्ट में डालता है। ओके, वॉल्यूम वेरिएशन, दिख तो एक वॉल्यूम रहा है लेकिन बाइंग सेलिंग अदर वॉल्यूम में हो रही है, ऐसे भी होता है ना कभी कभी मार्केट में कि आपका वॉल्यूम ऊपर नीचे दिखता ही नहीं है, तो ऐसी कंपनी सारी आपकी एएसएम लिस्ट में आती है। डिलीवरी परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रहा है कंपनीज के, पता नहीं चल रहा है कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। ओके, आपके अगर पैन कार्ड गलत दिए कंपनी के मैनेजमेंट ने, तो वो भी होता है। पी रेशो में प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आपका एएसएम लिस्ट में स्टॉक चले जाते हैं। ओके, वहां पे एनएससी इंडिया इसे अंडर सर्विलियंस रखता है। सिंपल मीनिंग है एएसएम का अंडर सर्विलियंस रखना स्टॉक का। ओके, जब भी ये स्टॉक्स मिलते हैं अंडर सर्विलियंस स्टॉक्स लिए जाते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसकी लिस्ट, लिस्ट में क्लिक कीजिए, ये देखिए ये सारे स्टॉक्स है ना। अभी के लिए यहाँ पे इतने जो सारे स्टॉक्स है ये एडिशनल सर्विलियंस मेजर में आते हैं। कितने, 112 स्टॉक्स जो है अभी एएसएम लिस्ट के फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के लिए, ये तो लॉन्ग टर्म के है। ओके, ये काफी दिन से है जिन्होंने जिन्होंने अपनी कंडीशंस फॉलो नहीं किए हैं, ये सारे एएसएम लिस्ट के स्टॉक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड, यहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म के सर्विलियंस स्टॉक है ये। ओके, ये सारे शॉर्ट टर्म के सर्विलियंस के स्टॉक है। ट्रेड करो इनमें, इंट्राडे चलेगा इसमें, आपके ज्यादातर इंट्राडे बंद करते हैं एनएससी इंडिया अगर स्टॉक एएसएम या जीएसएम लिस्ट में जाता है। जीएसएम में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एएसएम में जब भी जाता है ना स्टॉक, वहां पे इंट्राडे बैन किया जाता है उस स्टॉक का। ओके, तो ये चीज याद रखिए, एएसएम और जीएसएम लिस्ट में स्टॉक नहीं होने चाहिए। जीएसएम लिस्ट देखनी है, मैं आपको जीएसएम लिस्ट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जीएसएम पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए वंस इन अ वीक ट्रेडिंग होती है इन स्टॉक में, इसलिए नहीं लेने हैं। वंस इन अ वीक कब होती है, ऑप्शंस आते हैं, अब एनएस इंडिया के ऑप्शंस होते हैं तभी ट्रेड किए जाते हैं ये स्टॉक। तो इन कैटेगरी के स्टॉक को नहीं लेना है क्योंकि ये इनलिक्विड स्टॉक है। ओके, ये देखिए फ्रीजिंग अपर प्राइस और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो इस पे आपको कंपनी अंडर इनलिक्विड होती है और हमेशा अंडर सर्विलियंस रखी जाती है एनएस इंडिया की तरफ से। ओके, यहाँ पे काफी सारी चीजें होती, हमें सिर्फ स्टॉक का लिस्ट चाहिए कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो जीएसएम लिस्ट में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे जीएसएम लिस्ट के स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक है, 57 स्टॉक्स है जो आपकी जीएसएम लिस्ट में आते हैं, तो आपको इन स्टॉक को नहीं लेना है। ओके, उसके बाद ये तो हमें पता चला, ये डायरेक्टली मिल जाएंगे सर, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर भी आपके नोटिस देते हैं जब भी आप ऐसे स्टॉक बाय करते हो, तो ब्रोकर बता देता है, बाकी ब्रोकर का तो पता नहीं मुझे, लेकिन जीरोधा बता देता है कि ये स्टॉक अंडर सर्विलियंस है, एएसएम में आ रहा है या जीएसएम में आ रहा है। ओके, ये ब्रोकर बता देता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चला एएसएम और जीएसएम लिस्ट को क्यों नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल थिंग और चीज बता देती हूँ आपको। शायद पहले वाला डाटा निकल गया है, जस्ट 1 मिनट। हाँ चलो, यहाँ पे देखिए आपका थर्ड होता है प्रोमोटर प्लेजिंग होना, स्टॉक्स में प्रोमोटर प्लेजिंग होना, ये होता क्या है।
प्रोमोटर प्लेजिंग वाले स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें भी शॉर्ट टर्म कर सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं लेना है। और देखिए, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोमोटर होल्डिंग प्लेजिंग वाले स्टॉक्स क्यों नहीं लेने हैं? जब भी ये स्टॉक्स लेते हो, याद रखिए, यहाँ पे ये बताता है कि आपके प्रोमोटर्स ने, प्रोमोटर कौन है? कंपनी का मैनेजमेंट है। प्रोमोटर कौन है? कंपनी का मैनेजमेंट है। इन्होंने क्या किया है? अपने स्टॉक्स, ओके, अपने स्टॉक्स इन्होंने गिरवी रखे हैं। किसके पास? मार्केट के ब्रोकर्स के पास। ओके, इन्होंने अपने स्टॉक्स गिरवी रखे हैं और उस पे पैसे उठाए हैं। ये प्रोमोटर प्लेजिंग होता है कि आपने अपने स्टॉक्स वहां पे गिरवी रखे हैं और उससे पैसे उठाए हैं। ओके, जैसे आप गोल्ड या फिर प्रॉपर्टीज रख के बैंक से पैसे लेते हो ना, वैसे प्रोमोटर्स अपने स्टॉक्स रख के पैसे ले सकते हैं मार्केट से। तो ये प्रोमोटर प्लेज अगर स्टॉक्स होते हैं तो याद रखिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपके अदानीज के स्टॉक्स मना इसीलिए करा जाता है, प्रोमोटर प्लेज्ड स्टॉक्स है। ओके, ये कौन से स्टॉक्स है? प्रोमोटर ने प्लेज किए हुए स्टॉक्स है। यहाँ पे देखिए, वहां पे आपको रेड फ्लैग मिलेगा। अदानी पावर क्या है? प्रोमोटर प्लेज स्टॉक है। प्रोमोटर ने अपने स्टॉक्स गिरवी रख के मार्केट से पैसे उठाए हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। ओके, तो एक चीज याद रखिए, इन दोनों स्टॉक्स को मत देखा कीजिए जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जीएसएम और प्रोमोटर प्लेज वाले स्टॉक्स नहीं लेने। एएसएम को ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये स्टॉक्स हमेशा याद रखना है। अब देखिए, इतनी देर से हम लोग जो प्रोमोटर प्रोमोटर बात कर रहे हैं ना, अब हम लोग इस पे के ऊपर चलते हैं कि ये प्रोमोटर होल्डिंग देखा कैसे जाता है। ओके, अब चलते हैं किसी अच्छे स्टॉक में, ये अदानी पावर है, चलो। यहाँ पे देखिए, किसी भी स्टॉक कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग, ओके। अब देखिए, हमेशा क्या करना है, आपको देखना है किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इन्फोसिस ही देख रहे थे, राइट? पहले तो इन्फोसिस का ही देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग क्या बताता है। कि होल्डिंग्स में आना है, नीचे जब आओगे ना, इसके नीचे, अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि हमारा वैल्यूएशन वगैरह कंपैरिजन करने तक देखा था। अब हर एक कंपनी का ना एक परसेंटेज दिया होता है प्रोमोटर्स को, उसके ऊपर प्रोमोटर्स नहीं होने चाहिए कंपनी में। ओके, हर एक कंपनी का एक परसेंटेज डिसाइड होता है। अब यहाँ पे कितना परसेंटेज इन्फोसिस में ने दिया है अपने प्रोमोटर्स को? यहाँ पे इन्फोसिस में सिर्फ 13% प्रोमोटर है। यहाँ पे एफआईएस टीआई ज्यादा है। प्रोमोटर्स कितने हैं? यहाँ पे 13% है। ये चेंज होता जाता है, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जो आपको बताते हैं ना, 65% 70% प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। कंपनी अपना जो डिसाइड करती है ना, वो प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ स्टेबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इन्फोसिस ने कितना डिसाइड किया है? इन्फोसिस ने डिसाइड किया है कि हमारी पूरी शेयर होल्डिंग में से 13% प्रोमोटर रहेंगे। दैट इज प्रोमोटर मतलब मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट के पास कितने स्टॉक्स है? अभी इन्फोसिस की कंपनी के मैनेजमेंट के पास आपकी 13% स्टॉक है। कंपनी की ओवरऑल कंपनी के 13% स्टॉक्स है। ओके, इसमें सडन चेंज नहीं होना चाहिए। याद रखिए, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में हो या फिर स्टेबल हो। प्रोमोटर होल्डिंग याद रखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में हो या स्टेबल हो, इसमें सडन चेंज 4-5% का नहीं होना चाहिए। अगर 4-5% का चेंज हो रहा है, ये बताता क्या है आपको? याद रखिए, अगर 4-5% का चेंज हो रहा है प्रोमोटर होल्डिंग में किसी भी कंपनी के, ये आपको बताता है कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, कैसे पता चलेगा कुछ तो प्रॉब्लम है कंपनी में? क्योंकि यहाँ पे सबको अंदर की बात किसे पता होती है? कंपनी में अंदर क्या चल रहा है किसे पता होता है? प्रोमोटर्स को पता होता है। किसे पता होता है? प्रोमोटर्स को पता होता है कि अंदर कंपनी में क्या चल रहा है। कंपनी में जा रही है या कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है, कंपनी अपने ऑर्डर्स फुलफिल कर पा रही है या नहीं, ये सारी अंदर की बातें ना प्रोमोटर्स को पता होती है। तो सबसे पहले कौन निकलता है स्टॉक्स में? अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कंपनी में, तो मुहपात्रा सर कौन निकलेगा? प्रोमोटर्स निकलेगा, अपने स्टॉक्स बेचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसे पहले ही पता है कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को पहले तो नहीं लेना होता है जिसके प्रोमोटर के अंदर वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कंपनी के प्रोमोटर ही अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। याद रखिए, प्रोमोटर्स ने बेचना स्टार्ट किया तो कंपनी कभी भी नीचे आ सकती है। तो इसमें 4-5% का चेंज नहीं होना चाहिए। 0.1 0.2% या 1% तक चेंज एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर उनके प्रॉफिट्स हमेशा बन रहे तो उन्हें भी थोड़ा सा ये करने की ये होती है। लेकिन 4-5% का चेंज कभी भी नहीं होना चाहिए जब भी प्रोमोटर होल्डिंग देखते हो, किसी भी कंपनी की हो, कोई भी हो, उसमें 4-5% का चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। सेकंड होते हैं म्यूचुअल फंड वाले।
म्यूचुअल फंड वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीधा एफआईएस की तरफ लेके जाती हूँ। ये देखिए प्रोमोटर होल्डिंग चेंज हो रही है पंकज सर, स्टेबल है ये तो, राइट। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 13% इंफोसिस ने अपनी स्टेक होल्डिंग का प्रोमोटर्स को दिया है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं है, ये स्टेबल है, यहाँ पे चेंजेस ज्यादा नहीं है। अगर इसमें 4 to 5% के चेंजेस होते तो ये हमारे लिए रिस्की होता। अब सेकेंड होते सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होते एफआईएस, ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होते एफआईएस, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए एफआईएस कैसे देखने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे देखिए आपको जाना है हिस्ट्री में और एफआईएस का डेटा क्लिक करना है। अब देखिए एफआईएस भी ये अगर ज्यादा कम होते हैं ना, यहाँ पे एफआईएस ज्यादा है, ये देखिए पूरे होल्डिंग पार्ट में से 30% एफआईएस होल्ड कर रहे हैं। काफी कम ऐसे कंपनीज है जहाँ पे एफआईएस इतनी होल्डिंग आपकी ये करते हैं, होल्ड करते हैं, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस अच्छे है, ओके। आपके काफी सारे ऐसे स्टॉक्स भी है जिसमें एफआईएस की होल्डिंग कम होती है, जिनकी होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा होती है ना एफआईएस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है। ये क्यों अच्छे है, क्योंकि एफआईएस हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, पता है, हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं और रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं पैसे डॉलर्स में कमाते हैं और रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा होशियारी इंसान है। और याद रखिए ये सबसे पहले देखते हैं कंपनी के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स, अगर कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल अच्छे होते हैं तभी ये इन्वेस्ट करते हैं। ये किसी भी कंपनी में स्टॉक लेना है बोल के नहीं लेते हैं, ये तभी इन्वेस्ट करेंगे जब इनका यहाँ पे सारी क्राइटेरिया फुलफिल करेगी कंपनी, तभी एफआईएस यहाँ पे बढ़ते हैं। अभी ये सबसे अच्छा स्टॉक है जिसमें एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है, ये भी चीज याद रखिए। ये भी ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, 4 to 5% का चेंज है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए क्योंकि एफआईएस वहां पे बेच रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कितना चेंज है, अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो यहाँ पे अराउंड 3% के आसपास का चेंज है। लेकिन ये क्यों है, अभी तो सारे कंपनीज में स्टॉक में एफआईएस ने बेचा है, ओके। लास्ट 6 मंथ में सारे स्टॉक्स में एफआईएस ने बेचना स्टार्ट करा था, तो ये सारी कंपनीज का ही डेटा नीचे है, ओके। अगर ज्यादा एक ही कंपनी का होता तो हमारे लिए वो वरी का प्रॉब्लम होता है, वो वहां पे हमें देखना पड़ता कि ये सिर्फ इसी कंपनी में क्यों एफआईएस बेच रहे हैं। अभी तो सारी कंपनीज में बेचा है तो आपको एफआईएस का डेटा इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सारा 2-3% का चेंज आ रहा है सारी कंपनीज में। तो ओके, यहाँ से आपको देखना है एफआईएस का डेटा, जो आपका 4 to 5% इसमें भी कंटिन्यूअसली एक ही दिन में या एक ही वीक में चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो मंथली डेटा है, ओके। उसके पास बाद डीआईएस, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जब यहाँ पे ये हमारे कंट्री के ही इन्वेस्टर्स है, ये तो बाहर के है, फंड्स मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, जो बाहर की कंपनीज होती है ना, वो इंडिया में आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, जो एफआईएस में कंसिडर आती है, ओके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडियन कंपनीज है अपनी ही कंट्री के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर हम लोग भी यूएस मार्केट में जाके, अगर हमारे इंडिया की कोई कंपनी यूएस मार्केट में जाके वहां पे इन्वेस्ट करती है ना, दैट इज वो आते हैं एफआईएस में, ओके। अगर हम लोग हमारे यहाँ पे अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे एक चीज याद रखिए, जस्ट 1 मिनट, कोई ऐसी कंपनी है जो आपकी यहाँ पे ये करती है, एलआईसी है किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, एचडीएफसी बैंक है किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, ये कहाँ पे आते हैं, ये सारे आते हैं आपकी एफआईएस में। ये कहाँ पे आते हैं, सारे सॉरी डीआईएस में आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब इंडिया के अंदर की ही कंपनीज है यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रही है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। इसमें भी ज्यादा चेंज आप हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, हमारे लिए मैटर करता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग और एफआईएस क्या कर रहे हैं, ओके। ये सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए, डीआईएस इतना मैटर नहीं करता है इंडियन मार्केट में क्योंकि इनका होल्डिंग पार्ट काफी कम है, ओके, काफी कम है। और लास्ट होते हैं म्यूचुअल फंड वाले। एक चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पे डीआईएस का डाटा ये देखिए, डीआईएस बढ़ रहे हैं, राइट, डीआईएस बढ़ रहे हैं इसमें भी, कि डीआईएस का डेटा ईयर ऑन ईयर यहाँ पे मंथ ऑन मंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों के पास जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे मैंने कहा इमोशनलेस ट्रेडिंग है, अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक है जिसमें आपकी काम से ज्यादा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, तो 1 वीक में तो एटलीस्ट इसे एक बार रिव्यू करना चाहिए आपको,
ओके, कि म्यूचुअल फंड वाले इंडिविजुअल स्टॉक में जाइए, वहां पे पता चलेगा न्यूज के बेसिस पे आपको कि म्यूचुअल फंड वाले वो स्टॉक बेच रहे हैं या नहीं। अगर वो बेचना स्टार्ट करेंगे ना, स्टॉक सडनली करेक्ट होना स्टार्ट होगा। अगर ऐसे इन्वेस्टर्स बेचेंगे, तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, अगर इन्होंने बेचना स्टार्ट किया ना, स्टॉक सडनली गिरना स्टार्ट होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज्यादा है, तो आपको ये हमेशा 1 वीक में एटलीस्ट 1 टाइम तो रिव्यू करना चाहिए उस स्टॉक का। ओके, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर, इनका कोई यूज नहीं होता है मार्केट में, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब हमारे जैसे लोग। ओके, हम बेचे या खरीदे, मार्केट को इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके, हम लोग बेचे या खरीदे, मार्केट इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसा होता है किसी रिटेल इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा लगाया 2-3 करोड़ और मार्केट ऊपर नीचे करा, नहीं होता है। ओके, तो इनका कोई यूज नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब हमारे जैसे छोटे मोटे बायर्स होते हैं। ओके, तो इनका कोई यूज नहीं है। हमारे लिए कौन यूज करेगा? प्रमोटर और एफआईज और म्यूचुअल फंड वाले, अगर आपके पोर्टफोलियो में उनका स्टॉक है तभी मैटर करेगा, नहीं तो ये भी मैटर नहीं करेगा। ओके, समझ में आया? कितना आपका फंडामेंटल था। अब लॉन्ग टर्म का स्टॉक देने की जरूरत पड़ेगी? कर पाओगे यहाँ से? चलो, यस बोल रहे हो। चलो, मैं एक बार ना क्विकली यहाँ से जो नए स्टूडेंट्स है उन्हें क्राइटेरियाज लगा के देखती हूँ, दिखा देती हूँ। ज्योति मैम क्या लिख रहे हो? तलवार सर अभी आए हो क्लास में? लाइफ टाइम वीडियो दे दो तुषार पाटिल सर, लाइफ टाइम वीडियो क्या होता है? अच्छा, लाइफ टाइम का सिखाया ऐसे बोल रहे हो, या लाइफ टाइम वीडियो क्या होता है? चलो, यहाँ से मैं न्यू स्टूडेंट्स को एक बार लिस्ट लगाना सिखा देती हूँ। ओल्ड स्टूडेंट्स की आपकी लिस्ट बनी हुई है, राइट? अगर किसी की नहीं बनी है तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लगाने जा रही हूँ, आप यहाँ से लिख लो क्राइटेरिया जिनकी लिस्ट नहीं बनी है। ओके, इसका वीडियो मिल जाएगा। फंडामेंटल 1 का भी दे दिया है, इसका भी वीडियो मिलने वाला है। ओके, चलो, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे हम लोगों ने फर्स्ट क्राइटेरिया क्या देखा था? ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट क्राइटेरिया देखा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मिनिमम 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, या फिर आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज को भी प्रेफर कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट्स है, ओके, बोरा सर अभी डाउट नहीं, ओके अभी डाउट नहीं, हैंड डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। मिनिमम मार्केट कैप होता है कंपनीज का 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज में ही हमें काम करना है। ओके, अभी मार्केट में ऐसी कितनी कंपनीज है? 1133 कंपनीज है मार्केट में, जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर है। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, जब भी आप स्विंग के लिए भी स्टॉक लो, इतना होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था पी रेशो, राइट? उसके बाद हम लोगों ने देखा था पी रेशो, याद रखिए निगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का। एटलीस्ट ये 10 या 15 से ऊपर होना चाहिए। बड़ी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, 10 से ऊपर ले लो। लेकिन अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको 15 से ऊपर लेना चाहिए। ओके, 15 से ऊपर लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पी रेशो लगा दिया हम लोगों ने, 15 से ऊपर होना चाहिए। ओके, ये देखिए, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, ये क्या छोटी कंपनी से, आपका रिलायंस 26 पी रेशो है। जो बोलते हैं ना पी रेशो कम होना चाहिए तो मार्केट काफी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी, भारतीय एयरटेल छोटी कंपनी है, 60 पी रेशो है। आपका एशियन पेंट 78 पी है। पी रेशो मैटर नहीं करता है, क्योंकि याद रखिए पी रेशो मैटर नहीं करता है। अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज का पी रेशो ज्यादा ही होता है। डीमार्ट 104 पी है। ओके, ऐसे आपके सारी कंपनीज की यहाँ पे पी लिस्टेड है। ओके, उसके बाद एड फिल्टर्स में जाइए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपनी का आरओई, आरओई ही देखा था ना, अब मुझे भी याद नहीं। ओके, चलो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऐड फिल्टर किया।
आरओई कितना होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर 20 होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए, 20 से ऊपर होना चाहिए आरओई आपका। ये देखिए 264 कंपनीज आ गई, राइट। यहाँ पे आरओई ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिवेन्यू या सेल्स ग्रोथ, राइट। रिवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये एटलीस्ट 1 ईयर का डेटा देखो। बड़ी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, 5 ईयर का देखो चलेगा। यहाँ पे इसमें कितना चेंज होना चाहिए, 10% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज होना चाहिए। क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ कंपनीज का 10% इंक्रीज एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये हम लोगों ने देखा था, ये देखिए कितने रह गए, 183 रह गए। ओके, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने और एक चीज देखी थी, बीटा, राइट। हमें वोलेटिलिटी कम होने वाली कंपनी चाहिए जो हमारे बीटा में आती है। बीटा कितना होना चाहिए, बीटा 0 से 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। तो ये स्टेबल और अच्छी कंपनीज होती है जहां पे हम लोग काम करते हैं। कि ये देखिए 68 कंपनीज आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 68 कंपनीज आ गई जहां पे हमें ज्यादा काम करना है। ओके, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज है, याद रखिए ये इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज है। जब भी स्टॉक्स लेने इसी क्राइटेरियाज के अंदर लेने हैं आपको। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपनी का अर्निंग पर शेयर, राइट, दैट इज ईपीएस। उनका ईपीएस एटलीस्ट 1 ईयर का देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स का देखना है। ठीक, चलो यहाँ पे देखिए ये 20% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, 39 कंपनीज आ गई। जो बोल रहे थे ना स्टॉक यूनिवर्स दे दो, देखो ये 39 कंपनीज, ये क्राइटेरियाज लगाने के बाद जो 39 कंपनीज आती है ना, यही आपका स्टॉक यूनिवर्स है। मार्केट के सबसे अच्छे स्टॉक है ये। ओके, मार्केट के सबसे अच्छे स्टॉक है जो हमेशा आपके रडार में रहने चाहिए, ये 39 स्टॉक्स है। इसी पे आपका स्टॉक यूनिवर्स बनेगा। ओके, इसी पे आपका स्टॉक यूनिवर्स बनेगा। यहाँ से देखिए, ओके, ये 39 स्टॉक्स, ये लिस्ट लगाओगे आपके पास वो स्टॉक्स आ जाएंगे। ओके, ये लिस्ट लगाओगे जो हम लोगों ने अभी लिखी है। पुराने स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी है, नए स्टूडेंट के पास नहीं थी। और गाइज डोंट वरी, अगर आपने नहीं भी लिखी है अभी तक, तो आपको ये फिर से हो जाएगा जो न्यू बैच है। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग नेक्स्ट और एक चीज देखेंगे यहाँ पे। ओके, और एक चीज देखेंगे, मैंने एक चीज आपको नहीं पढ़ाई है अभी तक, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, राइट। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये क्या बताता है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है। कि ये बताता है कंपनी, देखिए हर एक बिजनेस को लोन तो लेना पड़ता है, राइट। ऐसे ही बिजनेस डायरेक्टली नहीं होता है, हर एक बिजनेस को लोन लेना पड़ता है। लेकिन ये लोन उनकी इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इक्विटी से ज्यादा मतलब वो जो कमा रहे हैं ना उसकी ज्यादा परसेंटेज लोन में नहीं जाना चाहिए। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो बताएगा। अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स देखते हो तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 से 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। यहाँ पे याद रखिए इतनी ही कंपनीज है मार्केट में जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 से 1 है। कितनी कंपनीज है, 9 कंपनीज है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये कंपनी सबसे अच्छी है। अगर और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लेना है तो आपका 0 से लेके 0.2 आता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का क्राइटेरिया क्या आता है, 0 से लेके 0.2। ओके, लेकिन इसमें एक इतनी ही कंपनीज है। ओके, इतनी ही कंपनीज को आप में काम करना है अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम देखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर लॉन्ग टर्म की बात आती है 0 से 1 ले सकते हो। ओके, 0 से 1 ले सकते हो। ये 9 कंपनीज है जो अभी मार्केट के सबसे अच्छे प्राइस रेंज पे है। ओके, तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का मौका मिलता है ना, किया करो। ओके, जब भी बाय ऑन डिप्स का मौका मिलता है ऐसे कंपनीज में हमेशा आपको बाय ऑन डिप्स करना है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए यहां तक क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। विजय सर अगर वैसे होता है ना तो इनसाइडर ट्रेडिंग से पता चलेगा। ठीक है, चलो क्लियर है ना। बाय ऑन डिप्स मीन्स प्रोजेक्ट का मैम, जब मार्केट गिरता है ना तब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स लिए जाते हैं, उसे बाय ऑन डिप्स कहा जाता है। ढिलोन सर 2 बार लिखवाई है, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, नहीं दूंगी। ठीक है, ढिलोन सर बोल रहे हैं मैम आप ही लिख के दे दो लिस्ट। आप क्या करोगे फिर, अगर मैम ही सारी चीजें करेगी तो आप क्या करोगे।
आरओसी तब क्यों नहीं लगाया? आरओसी अगर लगाएंगे ना, सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स निकल जाएंगे वहां पे। आरओसी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स मैटर करते हैं अगर आरओसी लगाते हैं तो। ओके, उसका मैक्स क्राइटेरिया कोई नहीं है मनविंदर सर। ओके, चलो, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप